क्लास क्लास 11th में हम आज सदिश और अदिश राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, डायरेक्शन यानी दिशा दोनों होती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ राशि ऐसी भी है, जैसे हम वैद्युत धारा के बारे में बात करते हैं, वैद्युत, तो अगर इसके बारे में चर्चा करें तो हम देखेंगे ये कोई भी चालक है, कोई चालक तार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। अगर यहाँ धन आवेश होता तो धन आवेश की गति की दिशा में होती, वैद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश की गति की दिशा के विपरीत और धन आवेश की गति की दिशा में होती है। तो यहाँ हमने धन आवेश तो लिया नहीं है, ऋण आवेश लिया है और ऋण आवेश मूव कर रहा है किसी चालक के अंदर इधर, तो वैद्युत धारा की दिशा होगी, वैद्युत धारा को ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि वैद्युत धारा में डायरेक्शन है, दिशा भी है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। किसी ने लिख दिया 5 एम्पियर या 2 एम्पियर या 5 एम्पियर, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया, परिमाण 5 हो गया, यहाँ मैग्नीट्यूड 2 हो गया, 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि वैद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन ये फिर भी सदिश नहीं है। सदिश नहीं होती तो इसका मतलब सदिश राशि की हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो या तो गलत है या भी अधूरी है, या तो गलत है या भी अधूरी है, क्योंकि वैद्युत धारा पर ये डेफिनेशन बैठ नहीं रही। यहाँ परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी यहाँ सदिश राशि हो गई। और सदिश राशि की हमने एक परिभाषा लिख दी, या तो परिभाषा गलत है या वैद्युत धारा के बारे में कहेंगे ये गलत है। तो हमने अभी जो परिभाषा लिखी है ये गलत लिखी है,
क्योंकि हम जानते हैं जो वैद्युत धारा होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश के बहुत सारे नियम होते हैं, त्रिभुज का नियम, बहुभुजन का नियम, चतुर्भुज का नियम। जो सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम या त्रिभुज का नियम, तो उसमें जब हम परिणामी निकालते हैं, हालांकि अभी हमने उसमें चर्चा नहीं की, तो हम बता दें कि इसका जो परिणामी निकालते हैं तो परिणामी होता है r बराबर अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समांतर चतुर्भुज के परिणामी यानी रिजल्टेंट है। r बराबर ये होता है, तो हम देख रहे हैं कि जो सदिश हैं, दो सदिश हैं a और b, a और b दो सदिश हैं, इन दोनों सदिशों का परिणामी r निकाला है, तो परिणामी r हमारे एंगल पर निर्भर करता है, कोण पर। जो यहाँ थीटा कोण बना है वो सदिश a और सदिश b के बीच बना है, तो ये थीटा पर निर्भर कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, कौन? परिणामी सदिश। और वैद्युत धारा कभी एंगल पर डिपेंड नहीं करती। हम 12वीं क्लास में जब किरचॉफ के नियम पढ़ते हैं तो किरचॉफ का पहला नियम होता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो उसमें हम देखते हैं ये संधि है, जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो संधि से दूर जाती है वो नेगेटिव होती है। 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो हम इसमें निकालेंगे 5 कैसा हो गया? पॉजिटिव, संधि की ओर जा रहा है, 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, 5 3 8, 8 में से 2 गए 6 एम्पियर। तो यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, अगर हमने इन एंगलों से भिन्न इसको बना दिया, पांच एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तब भी परिणामी क्या आएगा? संधि की ओर जा रहा है 5, संधि से दूर जा रहा है 2 माइनस, संधि की ओर जा रहा है 3, 5 और 3 8 में से 2 गए 6। तो हम यहाँ दोनों जगह देख रहे हैं, जब ऐसे एंगल था धाराओं के बीच तब भी 6 एम्पियर आया मैग्नीट्यूड, और जब ये है एंगल तब भी 6 एम्पियर आया। तो कहने का मतलब है जो वैद्युत धारा है वो यहाँ कोण पर निर्भर नहीं करती, जबकि सदिश राशि यहाँ कोण पर निर्भर करती है। इसलिए वैद्युत धारा में क्या होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन ये सदिश के चतुर्भुज त्रिभुज नियमों का या सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन ये सदिश के सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर भाषा में एक वर्ड और लिख देंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तथा जो सदिश के नियमों का पालन करते हैं, सदिश के नियमों का पालन करती है, वही सदिश राशि है। और जो सदिश के नियमों का पालन नहीं करे, जैसे वैद्युत धारा बताया तो विशेष ध्यान से देखना, परिभाषा बुकों के अंदर भी यहीं तक मिलती है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो आप इतना जोड़ लीजिएगा जो सदिश के नियमों का भी पालन करता है। जैसे एग्जाम्पल होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? 2 पॉइंट है, अंतिम स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, इन दोनों के बीच का अंतर, डायरेक्शन है, एक निश्चित दिशा है, मैग्नीट्यूड भी है 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, वेग, त्वरण, बल, बलागुण, संवेग आदि। मैं आपको एक
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा कि जिन भी राशियों में वा शब्द आ जाता है वो 99%, 100% तो मैं नहीं कहूंगा, वो 99% सदिश राशि है। जिनमें वा शब्द आ जाएगा 99%। बात करें जड़त्व का गुण प्रतिशत, इसमें भी बाहर है, ये नहीं, तो मैंने बोल दिया 99%, 100% नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी राशियां होती हैं जिनको हम याद नहीं कर पाएंगे, तो वहां ऐसी ही पॉइंट बनाए जाते हैं। दूसरा होता है अदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियों में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, डायरेक्शन दिशा नहीं होती है। इतना ही याद रखना है आपको, केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होगी। परिभाषा तो वे बना सकते हैं कभी, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण बढ़ाना नहीं, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, घनत्व, कार्य, बहुत सारे होते हैं, ऊर्जा, शक्ति आदि। हम चर्चा दूरी पर करते हैं। दूरी क्या होता है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे मान के चलो हमें इस स्थान से इस स्थान तक जाना है, तो अगर सरल रेखा में चले तो वो विस्थापन हो गया, और अगर सरल रेखा में चल करके हम ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए तो रास्ता पता नहीं कैसे कैसे था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक निश्चित दिशा हमारे पास नहीं है, हम दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो है कि हम 1 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चले, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है कि हम किस दिशा में चलते हैं। हर स्थिति पर दिशा बदल रही है, तो इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। नंबर 3 होता है प्रदेश राशियां, टेंसर क्वांटिटीज। प्रदेश राशियां क्या कहलाती हैं कि प्रदेश राशियां जो होती हैं वे ऐसी राशियां होती हैं जो ना तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है। सदिश और अदिश नहीं होती तो उनका जो परिमाण होता है या दिशा होती है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। तो देखेंगे प्रदेश राशियां, प्रदेश राशियां क्या होती हैं,
जैसे हम बात करते हैं, ये कोई पिंड है, ये पिंड अनेक कणों से मिलकर बना है। इन पिंडों के द्रव्यमान है M1 M2 M3 M4 और ये घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष से इस वाले पिंड की जो दूरी है वो R1 है, इस वाले पिंड की जो दूरी है वो R2 है, इस वाले पिंड की जो दूरी है वो R3 है, तो इस वाले कण की दूरी है वो R4 है। तो जो हमारे सारे कण हैं, उन सारे कणों के जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो क्या है? अलग अलग। तो अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग होंगे। द्रव्यमान M1 का कुछ अलग है, M2 का कुछ अलग है, M3 का कुछ अलग है, M4 का कुछ अलग है। तो जो जड़त्व का आघूर्ण है वो एक प्रतिश राशि का ही उदाहरण हो जाता है। तो परिभाषा क्या होगी? वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश होती हैं और नहीं अदिश होती हैं तथा इनके परिमाण मैग्नीट्यूड पहले बताया अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होंगे तथा इनके परिमाण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। बस जैसे एग्जाम्पल, जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये 12वीं क्लास में पढ़ेगा, एप्सिलॉन नॉट।